हेलो 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 हेलो। चलिए, आज का टॉपिक बहुत मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी। आज जो पढ़ेंगे उसका थोड़ा हिंट मैंने आपको भेजा था। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने भेजा, इसका कैपेसिटेंस मुझे पूछा गया है। ये डिस्टेंस डी मच ग्रेटर देन ए एंड मच ग्रेटर देन बी है। अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं तो हम इसको चार्ज प्लस क्यू दे देते, इसको चार्ज माइनस क्यू दे देते, तो एक का पोटेंशियल इसकी वजह से बनेगा और इसकी वजह से भी बना देंगे। तो आ गया के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय डी। पोटेंशियल V2, इसके सरफेस का पोटेंशियल V2 है, तो के माइनस क्यू बाय बी प्लस के क्यू बाय डी। ये क्यू चार्ज ने बनाया के क्यू बाय ए, माइनस क्यू चार्ज ने बनाया माइनस के क्यू बाय डी, बी वाले ने अपने सरफेस पे बनाया माइनस के क्यू बाय बी, और प्लस क्यू वाले ने इसके सरफेस पे बनाया के क्यू बाय डी। क्योंकि डिस्टेंस लार्ज है इसलिए दो स्फीयर को डिस्टेंस के मुकाबले स्मॉल रखा है। अब डिफरेंस ले लेंगे, डेल्टा वी का वैल्यू आ जाएगा V1 माइनस V2। तो के क्यू ब्रैकेट 1 बाय ए को डिफरेंस लेना है, प्लस 1 बाय बी माइनस 2 बाय डी, ऐसा हो गया। अब हमारा चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है कैपेसिटेंस, तो चार्ज डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, तो आंसर आया 1 अपॉन के 1 बाय ए माइनस प्लस 1 बाय बी माइनस 2 बाय डी। के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 बाय ए 1 बाय बी। आंसर आ गया। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर डायरेक्ट फॉर्मूला। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में एक अंदर वाले कैपेसिटर पे चार्ज Q है, इनके लेंथ का वैल्यू L है, तो चार्ज पर यूनिट हो गया Q बाय L, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2K लैम्डा बाय R, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर R1 से R2 तक, R1 इनर रेडियस R2 आउटर रेडियस। ये दो सिलेंडर है भाई, एक सिलेंडर का पोटेंशियल V1 है, दूसरे सिलेंडर का पोटेंशियल V2 है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखा तो आंसर आ गया 2K लैम्डा बाय R, और फिर dr इंटीग्रेशन करेंगे R1 से R2, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर 2K लैम्डा ln R2 बाय R1। यहां पे माइनस आना चाहिए तो मैंने मॉड लगा दिया, यानी कि केवल वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, फिर कैपेसिटेंस का आंसर चार्ज अपॉन डेल्टा वी कर देंगे। चार्ज का वैल्यू है Q, तो चार्ज को लिख दिया Q और यहां लिख दिया 2K लैम्डा ln R2 बाय R1। चार्ज को लैम्डा इंटू एल लिख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर देंगे, के को ऊपर ले जाएंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln R2 बाय, ये कैपेसिटेंस का आंसर। एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कैपेसिटर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डायरेक्ट है, याद कर लेना है। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर, मोस्टली तब यूज करेंगे जब बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर हो। एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ Q स्क्वायर बाई C, मोस्टली तब यूज करेंगे जब कैपेसिटर का चार्ज दिया हो। यही दो फॉर्मूले बार बार यूज करते रहेंगे, आपको याद कर लेने हैं। ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन मैंने आपको भेज दिया है, उसमें डेरिवेशन देख लेना। कोई पूछता थोड़ी ना डेराइव कैसे हुआ। वैसे भी कैपेसिटर को जैसे जैसे चार्ज करते जाएंगे वैसे वैसे
उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल चार्ज पर ही डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये हाफ वाला फैक्टर आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और है जो कि पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। लिखा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो एनर्जी भी कैपेसिटर के प्लेट के बीच की आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एक प्लेट प्लस क्यू का, दूसरा प्लेट माइनस क्यू का है। देखते चलो, एक प्लस क्यू का प्लेट है, माइनस क्यू का, मान लो एरिया ए है, इनके बीच का गैप टी है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन बनाया था। सिग्मा का वैल्यू क्यू बाय ए होता है, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो आंसर ऊपर लिखा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई की जगह हम ये रख देते हैं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर लिख दिया, ये कैंसिल हो। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एनर्जी डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमको केवल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू वॉल्यूम, वरना इंटीग्रेट करना पड़ता। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह हमने लिखा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम। यहां जो कैपेसिटर बना उसके अंदर जो वॉल्यूम टोटल है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वॉल्यूम का वैल्यू है एरिया इंटू सेपरेशन, ए इंटू टी। इस प्लेट का एरिया ए है, प्लेट ऐसी है, प्लेट ऐसी बनी हुई है, एरिया ए है प्लेट का, और उनके बीच का गैप डी है। तो ये जो क्यूबॉइड बना इसका वॉल्यूम हो गया ए इंटू डी, यहां मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू डी से, ए से ये कैंसिल हो गया। तो आप ध्यान से देखें तो आ रहा नीचे ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ रहा डी। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी को हम कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। तो फिर इसी एनर्जी टोटल का आंसर यहां पे लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। क्या ये एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। इसी एनर्जी के फॉर्मूले को हाफ सी बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि इस एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले से भी हमने अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करा तो भी टोटल एनर्जी ऑलरेडी हमें कितना स्टोर है आ जाएगा। अगर कैपेसिटर चार्ज है तो उसके पास एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर। ये इंस्टेंटेनियस एनर्जी की तरह है। इंस्टेंटेनियस एनर्जी सर कैसे होती है? ये कुछ काइनेटिक एनर्जी की तरह है। जैसे एक पार्टिकल किसी मोमेंट पे v1 वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस मोमेंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर होगी। अगर वो पार्टिकल किसी मोमेंट में v2 से चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर होगी। ऐसे ही कैपेसिटर की किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसका वोल्टेज या चार्ज है उसके हिसाब से उस मोमेंट की एनर्जी आ गई। एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर कैपेसिटर पहले से ही थोड़ा चार्ज हो, तो मैं ये मान लेता हूं कि एक कैपेसिटर पहले से V1 पे चार्ज है, फिर मैंने उसको और चार्ज करा जिससे उसका वोल्टेज बढ़ के V2 हो गया। तो मैंने बोला मैंने कितनी एनर्जी कैपेसिटर को दी या मैंने कितना वर्क किया कैपेसिटर पे, तो आप कहेंगे भाई पहले एनर्जी V1 वोल्टेज के हिसाब से थी हाफ सी V1 स्क्वायर, बाद में एनर्जी V2 वोल्टेज के हिसाब से बनेगी हाफ सी V2 स्क्वायर। तो फिर क्या टोटल चेंज इन एनर्जी से हम एनर्जी का डिफरेंस नहीं निकाल सकते? हाफ सी V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 स्क्वायर। हाँ चलिए अब एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैरड। यानी एक कैपेसिटर का इनिशियल कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड और फिर उसका बाद में कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, उस पे चार्ज लेकिन बरकरार है 5 माइक्रोकूलम।
क्योंकि हमने इसको पुल अपार्ट किया तो यहां पे 5 माइक्रो कूलम का चार्ज ना तो डिक्रीज किया ना इंक्रीज किया, चार्ज पड़ा था, मैंने प्लेट को, चार्ज डला हुआ प्लेट को ऐसा खींच के दूर कर दिया, तो कैपेसिटेंस बदल गया। तो इस सिस्टम की एक इनिशियल एनर्जी है और इस सिस्टम की एक फाइनल एनर्जी है। पूछा है कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन हमेशा U2 माइनस U1 होता है, आपको पता होगा, U2 माइनस U1। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कुछ चेंज नहीं कर रहे, केवल सिस्टम को ऐसे स्लोली पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट है, यानी प्लेट्स को वेलोसिटी नहीं दे रहे, केवल ऐसे खींच के दूर कर दे रहे। तो हमारा 5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन तो हमने यहाँ पे 5 स्क्वायर यानी 25/4 है, और ये 5 से 5 कैंसिल कर दिया, 5/2 है तो 10/4 है। तो आंसर 15/4 यानी कि 3.75 आ गया। अप्रोप्रिएट 10⁻⁻6 सभी में लगा है, हम भी लगा देंगे, 10⁻⁻6 हो गया, 3.75 आंसर डी आ गया भाई। बिल्कुल मिलेंगे अब्दुल, चलिए। थोड़ा सा सर्किट्स में क्या क्या चीजें हमको दिखेंगी उसको पहचान लेते हैं। इसको आप अब केवल डायग्राम बना लो, ये सब हेडिंग वेडिंग लिखने की जरूरत नहीं। कैपेसिटर कोई भी हो, यानी कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो भी यही फोटो बनेगा, अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है तो भी यही फोटो बनेगा। यही कैपेसिटर का जनरल फोटो किसी भी सर्किट में हो गया। ये बैटरी का जनरल फोटो है। आपको बैटरी कभी भी ऐसे नहीं दिखेगी, ऐसे ऐसे टर्मिनल बने हुए, यहाँ पे प्लस लिखा है या माइनस लिखा है। वैसे नॉर्मली हम मार्केट से खरीदते हैं तो बैटरी ऐसे डब्बे वाली आती है, जो कार या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में हम यूज करते हैं, बैटरी ऐसी दिखती है, लेकिन उसको यूज ऐसे करेंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये ऑलरेडी अजम्पशन, मतलब ये ऑलरेडी हमने वो ले रखा है, अजम्पशन है हमारा, ये सब मान रखा है। तो अब इसको क्वेश्चन नहीं करना कि सर ये पॉजिटिव क्यों लिया गया, नेगेटिव इसको ही क्यों लिया गया, ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले। प्लस ये बड़ा वाला जो सिंबल बनाते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट के लिए है, नेगेटिव प्लेट के लिए। तो अभी इसमें दो चीजें हैं, जैसे कैपेसिटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट गिवन होंगी तभी मानना है, मतलब वहां पे मेंशन होती है कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। प्लेट का साइज या साइन देख के हम नहीं बता सकते, इसका प्लेट का साइज देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें साइन नहीं देंगे, इसमें दिए रहेंगे। मान लीजिए हम इसमें अगर हम प्लेट ए और प्लेट बी का पूछें कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप कहेंगे प्लेट ए हायर पोटेंशियल पे होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे फैला रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होती है उधर से पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। सिमिलरली यहां पे पॉजिटिव प्लेट है, यहां नेगेटिव प्लेट है, तो प्लेट बी का पोटेंशियल प्लेट ए के पोटेंशियल से ज्यादा है। इस फोटो में प्लेट ए का पोटेंशियल इज मोर देन प्लेट बी का पोटेंशियल। तो आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा, इसको आप नोट कर लो। अगर प्लेट ए का पोटेंशियल प्लेट बी के पोटेंशियल से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल ही Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, जो हम कैपेसिटेंस में Q इज इक्वल टू CV कहते हैं, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस कहानी में, इस कैपेसिटर में एक प्लेट है ए वाला, दूसरा प्लेट है बी, तो ए प्लेट का पोटेंशियल VA है, बी प्लेट का पोटेंशियल VB है। कौन सा प्लेट हायर पोटेंशियल पे, आप कहेंगे ए वाला बड़ा है, तो ए में से छोटा, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया वो किसके बराबर है, Q/C के। इसका मतलब है एक प्लेट से दूसरी प्लेट जंप करोगे तो आपको कितने का डिफरेंस दिखेगा, Q/C का। इस तरह से ही याद रखना है कि अगर मैंने एक कैपेसिटर का चार्ज Q है जिसके पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जंप किया तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा Q/C का। इधर से इधर भी जंप किया तो Q/C मिलेगा, साइन बाद में यूज करेंगे। देखते चलिए, ऐसे ही बैटरी में भी करना है। अगर मैं बैटरी के लिए लिखूं तो कौन सा हायर है, आप बोलेंगे बी वाला हायर है, बी हायर है और ए लोअर है, तो बी से ए को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे,
यानी पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, तो फिर वो बैटरी के ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ये ई जो है नॉर्मली ईएमएफ ऑफ बैटरी के लिए यूज होता है। ईएमएफ ऑफ बैटरी मैं आपको सिखाऊंगा जब बैटरी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपको मान के चलना है कैपेसिटी, जैसे हम मार्केट में गए, हमने बोला यार 4 वोल्ट का बैटरी दे दो, तो मैं जो मांग रहा हूं वो ईएमएफ ही है। मैंने बोला 4 वोल्ट का बैटरी दे दो, तो उसने एक बैटरी लिया, उसमें 4 वोल्ट लिखा था। आपने वोल्ट मीटर से बैटरी के ऊपर चेक किया, ऐसे वोल्ट मीटर के 2 टर्मिनल उठाए और उसको टच किया, वोल्ट मीटर का रीडिंग देखा, तो तुमने कहा हाँ 4 वोल्ट रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब हम जो खरीद रहे हैं वो सही है। बस इतना ही सोचना। पढ़ते चलिए, बहुत आसान है। हाँ, ये क्वेश्चन कल के डीपीपी में था। अगर दो प्लेट्स के बीच में अलग अलग चार्ज हो, ये जैसे प्लस क्यू, जैसे मैंने एक प्लेट लिया, इस पे प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा प्लेट पर प्लस Q2 चार्ज है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और इसका कैपेसिटेंस C है कैपेसिटर का, तो आपको Q1 बाई सी नहीं करना, Q2 बाई सी भी नहीं करना। आपको पता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने, ये जो Q1 Q2 चार्ज डालते हैं वो बाहर के सरफेस पे आधा आधा डिवाइड हो जाता है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये रिवाइज करना, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इसके बाहर वाले सरफेस पे भी और इसके बाहर वाले पे भी Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो अंदर वाले सरफेस पे Q1 माइनस Q2 बाई 2 मिलेगा और इधर वाले पे Q2 माइनस Q1 बाई 2 मिलेगा। तो आपको ये चेक कर लेना होगा कि दोनों में से बड़ा क्या है। मान लीजिए Q1 बड़ा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव प्लेट हो गया, तो फिर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा प्लेट ए से प्लेट बी के बीच में, वो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन सी। ये सवाल भी जेई में 2 बार आ चुका है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जो मैं सिखाते जा रहा हूं वो आपको बस याद रखते चलना है, अब याद रखते चलना। बहुत ही इजी चैप्टर है, 10 बार अपने आप को बोलना बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। और जो सिखाते जा रहे हैं वो सीखते चलिए बस। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन बच्चों एक बार हमने पढ़ा था। अब सुनो जेई 19 में क्या सवाल आया। हाँ जी, ये तो दिया ही हुआ है, चलो बताओ आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बोल रहा है। एक प्लेट को +2 दे दिया चार्ज, दूसरे प्लेट को +4 दे दिया, तो हमारा जो प्लेट के बीच का चार्ज है, ऐसे अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो एक का चार्ज है 2 और एक को दे दिया 4, तो 4 + 2 बाई 2 करेंगे तो 3 इसको मिलेगा और 3 इसको मिलेगा। अभी 2 में से 3 इसको मिल गया तो यहां -1 हो जाएगा, 4 में से 3 इसको मिल गया तो यहां +1 हो जाएगा। तो सामने के सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट है। अगर पूछा जाए ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है तो हायर पोटेंशियल कौन है, तो आप बोलेंगे वीबी हायर पोटेंशियल है। तो वीबी माइनस वीए का वैल्यू अगर पूछा तो हमको आंसर बोलना है ये जो 1 लिखा है 1, ये जो चार्ज अंदर होता है वही Q बाई सी में यूज होता है। तो Q बाई सी में Q जो इनर सरफेस पे है बस वही। कैपेसिटर का चार्ज इज फेसिंग सरफेस का चार्ज, ये बाहर वाले चार्ज कैपेसिटर के चार्ज नहीं है। कैपेसिटर इस जगह को कह रहे हैं, यहीं पे वो एनर्जी स्टोर करता है। बाहर वाले चार्ज क्या एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उसको कैपेसिटेंस में नहीं ले रहे। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इन्हीं चार्ज की वजह से दो प्लेट के बीच में आएगा। तो आपको बोलना है 1 अपॉन सी। सी का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 अपॉन 1 कर दिया, आंसर आया 1। 1 आंसर ए ऑप्शन में। चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको याद कर लेना है कि जो भी चार्ज डालते हैं, अगर ये 3 प्लेट भी होता, अभी देखो जल्दी जल्दी, अगर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक और प्लेट है, बोल रहा है इसका कैपेसिटेंस C1 है, यहां का C2 है, ये VA है, ये VB है, ये VC है। सवाल में इसको दिया 10 कूलम, इसको दिया 4 कूलम, इसको दिया 2 कूलम। सवाल पूछा कि बताइए ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ए और सी का VA माइनस VC बताना है, VA माइनस VC बताना है। हमने क्या किया,
10 प्लस 4 प्लस 2 पहले ऐड कर दिया, तो 10 प्लस 4 14 प्लस 2 16, उसको आधा आधा कर दिया, तो आधा आधा करने पे यहां पे हो गया 8 और यहां पे भी हो गया 8, तो यहां आ गया 2, 2 के सामने वाला प्लेट है -2, 2 क्यों आ गया, क्योंकि 8 प्लस 2 मिला के 10 बनेगा, तो 10 वाला चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हुआ, 8 प्लस 2, यहां -2 आ गया, -2 में कितना ऐड कर दें कि 4 हो जाए, तो आप कहेंगे +6 ऐड कर दो, -2 + 6 + 4 हो जाएगा, तो ये 6 है तो ये -6 हो जाएगा, तो -6 और 8 ऐड करके 2 आ जाएगा, तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप देखेंगे यहां से यहां तक एक कैपेसिटर बन रहा है, यहां से यहां तक, तो हम कहेंगे VA माइनस VB का वैल्यू है 2/C1 और VB माइनस VC का वैल्यू है 6/C2। हमें कैसे पता चला कि A बड़ा है या B बड़ा है? आप कहेंगे देखो A का पोटेंशियल B से हायर होगा, क्योंकि A वाला प्लेट का सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है और B के सामने जो सरफेस आ रहा वो नेगेटिव। आप ये मत सोचना कि सर B के दूसरे साइड पॉजिटिव भी तो है, उसकी चिंता नहीं करनी, दो इक्वल एंड अपोजिट में हमेशा प्लस और माइनस होगा, तो जो प्लस वाला होगा वही हायर पोटेंशियल होगा और दूसरा वाला लोअर पोटेंशियल होगा। ऐसे +6 और -6 को देखना है आपको, इसको 2 से 6 के साथ कंफ्यूजन नहीं करना है, 8 को भी इन्वॉल्व नहीं करना है आपको। 6 और -6 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो 6 से -6 ही बनेगा, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B बड़ा है और C छोटा है, तो VB माइनस VC, अगर इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ बैटरी। ये बड़ा सिंपल है, बैटरी का जो भी वोल्टेज है, मान लो मैं इसको E को V ही बोल दे रहा हूं, तो यहां से चार्ज निकल के कैपेसिटर पे जाएगा, तो खाली कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है 0, मतलब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके प्लेट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फिर इधर से चार्ज जाता है और ये पॉजिटिव, मतलब पहली प्लेट पे डिपॉजिट होता है, दूसरी प्लेट पर उस पॉजिटिव चार्ज को देख के नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और वहां से उतना ही पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाता है और रिपेल होके ये वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे अट्रैक्ट होके पहुंच जाता है। तो खेल ये है कि एक कैपेसिटर के बीच में वैसे तो खाली जगह है, इसमें से चार्ज फ्लो नहीं होता, ये आपको लगेगा टूटा वायर है भाई, ये तो प्लेट दो बस ऐसे चमक रही है, तो इस रास्ते से कहां से करंट फ्लो किया, यहां से चार्ज आया, वो इस प्लेट के सरफेस पर चिपका, इस चार्ज ने दूसरे न्यूट्रल प्लेट से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, तो अगर ये चार्ज +2 है तो इसने -2 को अट्रैक्ट कर दिया। अब ये प्लेट अगर न्यूट्रल है, इसका -2 अट्रैक्ट हो गया तो इसका +2 ऐसे रिपेल हो जाएगा, तो यहां से +2 आके डिपॉजिट हुआ, सामने के प्लेट में -2 अट्रैक्ट हुआ और +2 रिपेल हो गया, तो आपको ऐसे लगेगा कि +2 चार्ज लगातार फ्लो हो रहा है। यहां पे फिजिकली कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ, इसलिए कैपेसिटर के बीच में जो करंट है उसको हम कहेंगे यहां पे कोई कंडक्शन करंट नहीं है, लेकिन कैपेसिटर के बीच में जो करंट फ्लो होता हुआ दिखता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कैपेसिटर प्लेट के बीच में ऐसे इमेजिनेशन में ही फ्लो हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। कोई अगर नाम पूछे आपसे कि ये कैपेसिटर के बीच में अगर हाथ रख दे तो क्या मेरे हाथ से चार्ज टकराएगा, आप बोलेंगे चार्ज पार्ज कुछ नहीं टकराएगा, तो खाली जगह पे कोई चार्ज मूव ही नहीं किया तो करंट कहां से आया, तो आप बोलेंगे नहीं, यहां से चार्ज गया और वहां पे रुका और यहां से आगे फिर निकल गया, तो यहां से कुछ चार्ज आ रहे हैं और वहां से आगे फ्लो होते दिख रहे, तो इफेक्टिवली एक करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन इस करंट का नाम जो फिजिकली फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। इस कहानी की मेन बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर आपकी एडवांस में भी आ गया है, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है हमारा, केवल मे बी फॉर्मूला होगा, उसको उसका एक्सप्लेनेशन ये बहुत डिटेल नहीं है, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिटेल में पढ़ाया जाता है। मतलब कोई पढ़ाता नहीं है, मैं चाहोगे तो पढ़ा दूंगा, लेकिन क्योंकि समय की कमी है तो, और वो पूछा भी नहीं जाता है, तो हम पढ़ाते कम ही है। इस बार लेकिन एक सवाल आया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, नहीं नीट में आया है डिस्प्लेसमेंट करंट का, नीट में आया, इसी साल आया। चलिए, तो हमने बोला चार्ज ऑन कैपेसिटर इज सीवी और वी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ प्लेट्स, और वही वी है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो आपको बोलना है कि कैपेसिटर बैटरी से चार्ज पॉजिटिव प्लेट से खींच के नेगेटिव प्लेट तक तब तक घुमाता रहेगा जब तक कैपेसिटर को वही वोल्टेज ना मिल जाए जो बैटरी के प्लेट्स के बीच में वोल्टेज है। अब अगर जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स के पोटेंशियल V1 और V2 हैं और बैटरी के प्लेट्स के पोटेंशियल भी V1 और V2 है, तो अब ये दोनों प्लेट अगर सेम पोटेंशियल पे और ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो ना तो कोई हायर है ना लोअर है, तो फिर चार्ज फ्लो नहीं करता। नॉर्मली बैटरी ऑलरेडी चार्ज्ड है, बैटरी ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस वाली और कैपेसिटर पे नहीं है, तो शुरुआत में करंट फ्लो करेगा बैटरी से कैपेसिटर की तरफ। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर हम एक कैपेसिटर को पहले से 2V वोल्ट पे चार्ज करके अगर V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दे, V वोल्ट के बैटरी से, तो बैटरी से चार्ज निकलेगा नहीं, कैपेसिटर से चार्ज निकल के बैटरी को चार्ज कर देगा। ऐसे में कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज 2V से बदल के वापस V हो जाएगा। याद रखिए, बैटरी एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। फिर से समझो, अगर एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर का वोल्टेज तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बैटरी का वोल्टेज घट नहीं रहा है, बैटरी वी पे। तो 10 वोल्ट के बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर 10 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा और फिर चार्जिंग रुक जाएगी, यानी फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 10 वोल्ट, फाइनल वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर विल बी 10 वोल्ट इफ द बैटरी टू विच द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इज ऑफ 10 वोल्ट। लेकिन अगर मैंने कैपेसिटर को मान लो पहले से ही 15 वोल्ट से चार्ज करके इस 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया, तो 15 वोल्ट के कैपेसिटर से चार्ज निकल निकल के बैटरी की तरफ भागेगा और कैपेसिटर का वोल्टेज वापस बदल के 10 वोल्ट हो जाएगा, जो कि बैटरी का है। बैटरी चार्ज चाहे पॉजिटिव टर्मिनल से खाए या पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फेंके, बैटरी का वोल्टेज चेंज नहीं होता। यह बैटरी में एक जादुई ताकत है। क्यों है यह ताकत, ये नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब यहां पे 2-3 टर्म मैं लिख रहा हूं, उसके बारे में समझना। अगर एक बैटरी हो 20 वोल्ट की और उसमें से कोई चार्ज क्यू निकले, तो इफ अ बैटरी चार्ज क्यू फ्लोज थ्रू a battery B, then work done by battery, आप इसको लिखना बच्चों, को नोट करना, बैटरी इज प्लस क्यू। ऐसी बैटरी को दिस इज अ डिस्चार्जिंग बैटरी। कोई बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज निकले और नेगेटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज घुसे, तो इसका वर्क डन प्लस क्यू वी है। ऐसे में बैटरी इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग बैटरी। बैटरी हमेशा चार्ज ऐसे ही फ्लो करना चाहता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, और वो कर रहा है। तो बैटरी फोर्स भी लगा रहा है इसी डायरेक्शन में और चार्ज भी डिस्प्लेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। तो Q इंटू वी, Q इंटू वी। दूसरा, अगर कहीं आपको ऐसा दिखे
कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्लस चार्ज क्यों घुस के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल गया, इस बैटरी को हम डिस्चार्जिंग नहीं चार्जिंग बैटरी कहते हैं। ऐसे में चार्ज होती है बैटरी, आपका मोबाइल चार्ज होता है तो सॉकेट से करंट निकल के आपके मोबाइल के अंदर घुसता है, सॉकेट से करंट निकल के मोबाइल में जाएगा, तो आप कहेंगे अरे यार करंट बैटरी को मिल रहा है, ऐसे में बैटरी चार्ज हो रही है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज खाता है, बाहर से आता है चार्ज, तो हम कहते हैं वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस, दिस इज चार्जिंग बैटरी और वर्क डन बाय बैटरी इज माइनस क्यू। बैटरी अगर नेगेटिव वर्क करेगा मतलब एनर्जी खा रहा है, बैटरी अगर पॉजिटिव वर्क करेगा एनर्जी दे रहा है। ये हमारे को फोर्स में भी यही लॉजिक था, अगर हम पॉजिटिव वर्क करेंगे तो हम एनर्जी देंगे, अगर नेगेटिव करेंगे तो एनर्जी लेंगे, वैसे ही बैटरी का। अगर हम क्वालिफाई होंगे तो पार्टी होगी क्या? बिल्कुल होगी भाई। किसी भी सर्किट में आप देखेंगे कि कभी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए अगर बैटरी कनेक्ट करेंगे तो यहां बैटरी से चार्ज निकल के कैपेसिटर पे जाएगा, इससे कैपेसिटर को चार्ज मिलने लगेगा, लेकिन चार्ज कैपेसिटर पे डिपॉजिट नहीं होता। कैपेसिटर के एक प्लेट को जितना पॉजिटिव चार्ज मिलता है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट को मिलता है, और ये चार्ज आगे से फ्लो होता हुआ बैटरी में वापस आ जाता है, यानी बैटरी अपने पॉजिटिव प्लेट से चार्ज को घुमा के नेगेटिव प्लेट में पहुंचा देती है। तो अगर मैं कहूं चार्ज बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे था मतलब हायर पोटेंशियल पे था, वही चार्ज बैटरी के नेगेटिव प्लेट में चला गया मतलब लोअर पोटेंशियल पे चला गया। तो ऐसे में चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, क्योंकि पहले वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे था, फिर वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे चला गया। तो कितना चेंज हो गया इसका एनर्जी? तो आप बोलेंगे यार इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, चार्ज क्यू फ्लो हुआ, क्यू इंटू वी, इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। उसी को हमने वर्क डन बाय बैटरी बोल दिया। लेकिन ये तो तब है जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल के जा रहा है। ऐसा फोटो दिखे तो आप समझ जाना कि कैपेसिटर का एनर्जी इंक्रीज हो रहा है और बैटरी का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, और बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मेहनत कर रहा है। आप थोड़ा इमेजिन करो यार, एक कैपेसिटर खाली है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी ने कहा अरे मेरे पास वोल्टेज है और कैपेसिटर के पास वोल्टेज नहीं है, तो बैटरी क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज भेजने लगेगा, यानी एक जो पॉजिटिव प्लेट है वो कैपेसिटर के एक प्लेट को पॉजिटिव, और जो नेगेटिव प्लेट है वो कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को नेगेटिव बनाने लगेगा, और कैपेसिटर में चार्ज आने लगेगा। ऐसे में कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ने लगेगी और बैटरी से इतना एनर्जी लॉस हो चुका होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी प्लस क्यूबी है, इस क्यूबी एनर्जी से कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो चुकी। ऐसे में सर्किट में हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेटेड कैसे निकालते हैं का फॉर्मूला देख लो भाई। यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हीट जनरेटेड कैसे निकालें। हीट जनरेटेड बहुत ही लॉजिकल और सिंपल फॉर्मूला है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस Q2 माइनस। इसको जरा बच्चों नोट कर लो, ये थोड़ा सा सीखने की कोशिश भी। हीट जनरेटेड इन द सर्किट वर्क डन बाय बैटरी, मतलब ये वो एनर्जी है जो बैटरी ने कैपेसिटर को दी, और ये वो है जो कैपेसिटर को इंक्रीज हुई, जो कैपेसिटर को मिली। तो बैटरी ने कहा मेरे से 100 जूल ले लो, कैपेसिटर ने कहा मुझे तो केवल 20 जूल ही चाहिए, तो कैपेसिटर में केवल 20 जूल गई और बैटरी ने 100 जूल दे दिए था, यानी कि उस बड़े वाले टैंक से पानी निकला 4 लीटर और बकेट में दिख रहा है केवल 3 लीटर, तो कितना खर्चा हो गया, रास्ते में कितना लीकेज हो गया। आप थोड़ा लॉजिक बनाओ यार, ये वर्क डन बाय बैटरी है जो बैटरी एनर्जी दे रहा है, कह रहा है ले लो यार, ले लो, हम तुम पे मेहनत करें, ले लो तुम हमसे। बैटरी एक मैजिकल डिवाइस है जो कांस्टेंट वोल्टेज रखता है और एनर्जी देता है, तो ये एनर्जी दे रहा है और कैपेसिटर एनर्जी रिसीव कर रहा है। कैपेसिटर को थोड़ा सा चार्जिंग में एनर्जी मिल गई है, तो बैटरी ने जितनी दी उसमें से कैपेसिटर को जितनी मिली उतनी माइनस कर दो, जो कैपेसिटर को चेंज हुई उतनी माइनस कर दीजिए, बाद में उड़ गई। चलो ये तो अच्छा ही सवाल पहले ही आ गया।
पहले लल्लू सवाल करें, एक लल्लू सवाल करते हैं, लल्लू सवाल को सेव नहीं करेंगे। मान लीजिए कैपेसिटर खाली है, डिस्चार्ज, ये कैपेसिटर सी है और इसको एक बैटरी से कनेक्ट करके यहां स्विच लगा दिया। ये बैटरी V वोल्ट का है, इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे 0 है। तो मैंने कहा जब स्विच क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड बाय द बैटरी, यानी बैटरी से एनर्जी निकल के कैपेसिटर को मिलेगी। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी CV, क्योंकि जो बैटरी का वोल्टेज है वही कैपेसिटर का वोल्टेज बाद में बन जाएगा। तो फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज CV। फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज 0, क्योंकि इनिशियली चार्ज नहीं था कैपेसिटर पे, इनिशियल एनर्जी 0 है। ऐसे में कैपेसिटर को जब CV चार्ज मिला तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से CV चार्ज निकल के कैपेसिटर पे गया होगा, तो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी इस CV है। अगर बैटरी V वोल्ट का है और उससे CV चार्ज निकला तो वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज फ्लोन इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी होता है, CV चार्ज फ्लो किया इनटू V वोल्टेज, ये हो गया CV। तो हमने बोला हीट कितना बना सर्किट में, तो हीट होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U। तो वर्क डन बाय बैटरी को लिखा CV स्क्वायर और डेल्टा U को लिखा हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल एनर्जी 0, बाद में एनर्जी हाफ CV स्क्वायर। तो CV स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर माइनस किया तो आंसर आया हाफ CV स्क्वायर। ये आ गया हीट का आंसर। आपको ऐसा लगा यार बैटरी जितना वर्क करती है उसका आधा कैपेसिटर को मिल रहा है और आधा एनर्जी जा रही है हीट में, आधी गई कैपेसिटर के पास, आधी गई। लेकिन ये तभी आंसर 50-50% वाला आता है जब स्ट्रेट चार्जिंग हो रही हो। जैसे कैपेसिटर के पास इनिशियल चार्ज क्या है 0 और कैपेसिटर का फाइनल चार्ज है CV। तो अगर 0 से CV यानी बैटरी 0 से अपने वोल्टेज तक स्ट्रेट चार्ज करे तभी दोनों का वैल्यू 50% बैटरी का वर्क डन कैपेसिटर के पास जाएगा और 50% हीट। हाफ CV स्क्वायर हीट में जाएगा और हाफ CV स्क्वायर स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर में। बैटरी कहेगा मैं 100 जूल वर्क करता हूं तो 50 जूल कैपेसिटर को दे दो, 50 जूल यार खर्चा कर दो, रास्ते में लॉस हो गया। लेकिन ये तभी जब स्ट्रेट चार्जिंग है, स्ट्रेट चार्जिंग। ये लल्लू सवाल है, इसको अब हम नहीं देख रहे, अब हम इसको देख रहे हैं। ये क्वेश्चन को जरा देखो, लिखा है कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का, बैटरी का वोल्टेज V 10 वोल्ट का है, फाइंड हीट जनरेटेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट इज चेंज्ड फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। बैटरी 10 वोल्ट की है और बैटरी से धीरे धीरे चार्ज निकलेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर सडनली 10 वोल्ट पे नहीं जा रहा, कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज 0 है और बीच में वोल्टेज 5 वोल्ट हो रहा है। वैसे तो 10 वोल्ट तक बढ़ेगा, लेकिन 0 से 5 वोल्ट के बीच में क्या चेंज होगा, केवल यही पूछा गया है। तो अगर कैपेसिटर का वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हुआ, चार्ज क्यू ऑन कैपेसिटर, तो आप बोलेंगे चार्ज होता CV। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू, C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड एंड कैपेसिटर वोल्टेज का वैल्यू 5, तो चार्ज आ गया 10। इसका मतलब है वहां तक जाने में चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी विल बी 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी लिख रहा हूं, वर्क डन बाय बैटरी। पहला सवाल, चार्ज फ्लो किया 10, बैटरी का वोल्टेज है 10, वर्क डन हो गया 100 माइक्रोजूल। अब इसी में हीट कैलकुलेट करना है, तो हीट होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U। वर्क डन बाय बैटरी को लिख दिया 100 माइनस
हाफ CV स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हाफ C का वैल्यू है 2, C का वैल्यू, वोल्टेज का वैल्यू है 5 और इनिशियल वोल्टेज 0 था, क्योंकि 0 to 5 वोल्ट बदल रहे, तो 0 से 5 वोल्ट चेंज हुआ, तो हाफ CV स्क्वायर में 0 और फिर हाफ CV स्क्वायर में 5। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 रह जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी 100 था और एनर्जी स्टोर हुआ 25, तो हीट कितना लॉस हुआ 75 माइक्रोजूल। आपको आइडिया लग गया कि इस केस में 100 बैटरी का वर्क डन है, लेकिन बराबर बराबर डिवाइड नहीं हुआ है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हर बार बराबर डिवाइड हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी 75 हो गया। दूसरा, अगर 5 वोल्ट से 10 वोल्ट जाएंगे तो 10 वोल्ट पे चार्ज का वैल्यू 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब चार्ज था 10, अभी 10 माइक्रोकूलम चार्ज था और फाइनली 20 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। मतलब 10 ऑलरेडी हो चुका है और 10 से 20 बनाना है। तो सेकंड केस में 5 वोल्ट से 10 वोल्ट बदलने पर चार्ज जो फ्लो होगा, चार्ज फ्लोन विल बी C1 V1 माइनस C2 V2। मतलब ये 2 माइक्रोफैरेड पे 10 वोल्ट का और फिर 2 माइक्रोफैरेड पे 5 वोल्ट का, तो माइनस करेंगे तो 10 माइक्रोकूलम ही है। तो वर्क डन बैटरी अभी भी 100 है, तो इसमें हीट निकाल रहे, हीट इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी 10 इंटू 10 माइनस हाफ सी, बाद का वोल्टेज 10 स्क्वायर माइनस पहला वोल्टेज 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 100 माइनस 25 75, तो 100 माइनस 75 करेंगे तो 25। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप मेंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ दिस चैप्टर फॉर मेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस एग्जाम्पल में दो कैपेसिटर्स को मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूं। एक कैपेसिटर पे पहले से चार्ज Q1 है और दूसरे कैपेसिटर पे पहले से चार्ज Q2 है, और दोनों को आपस में जोड़ दूंगा। एक कैपेसिटर का पहले से चार्ज Q1 है तो उसका वोल्टेज V1 होगा Q1 बाई C1, और दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा बाई C2। यहां पे एक कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव और दूसरे के दोनों के नेगेटिव प्लेट को आपस में कनेक्ट कर दिया, यानी कि प्लेट्स ऑफ सेम पोलैरिटी आर कनेक्टेड। माइक्रो जूल कर देते। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि एक कैपेसिटर मान लो पहले से 100 वोल्ट पे चार्ज था, दूसरा कैपेसिटर मान लो पहले से 20 वोल्ट पे चार्ज था। अब दोनों कैपेसिटर को आपस में जोड़ोगे तो 100 वोल्ट वाला हायर पोटेंशियल वाला है और 20 वोल्ट वाला लोअर पोटेंशियल डिफरेंस वाला है। तो हायर से लोअर की तरफ तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सर ये तो बैटरी से कनेक्शन में भी हो रहा था, दोनों के पोटेंशियल सेम हो जा रहे थे, लेकिन बैटरी वाले केस में बैटरी अपना पोटेंशियल चेंज नहीं करता था। मतलब तुम बढ़ के V तक आओ वो नहीं चलेगा, समझ गए क्या? वो वहीं बैठा है, वो रजनीकांत है, वो वहीं बैठा है, तुम आओ उससे लड़ने, वो नहीं जाएगा कहीं। लेकिन दो कैपेसिटर आपस में लड़ रहे हैं तो आधा थोड़ा रास्ता एक कैपेसिटर चलेगा, वो बोलेगा यार मैं हायर हूं, मैं थोड़ा लोअर कर देता हूं अपना वोल्टेज, और जो लोअर वाला कहेगा मैं तुम्हारा चार्ज खा के अपना वोल्टेज थोड़ा बढ़ा लेता हूं, बाद में दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। एक बच्चे ने बोला सर ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, हमने दो स्फीयर्स को आपस में दूर से जोड़ लिया था। वो स्फीयर का एग्जाम्पल भी यही एग्जाम्पल है। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये कहानी हम उसमें कर चुके हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल आपको पता चल गए। आपको क्या बोलना है? फाइनल
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स इज सेम। तो बाद में एक कॉमन वोल्टेज हो गया, कॉमन वोल्टेज इज कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे आएगा फॉर्मूला वो भी मैंने आपको आज भेज दिया था कि अगर एक का चार्ज पहले से ही C1 कैपेसिटर के पास V1 चार्ज है और दूसरे C2 कैपेसिटर के पास V2 वोल्टेज है, तो पहले का चार्ज हो गया C1 V1, फिर का C2 V2। दोनों के प्लेट आपस में ही कनेक्टेड हैं, यानी कि या तो चार्ज यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां जाएगा, लेकिन दोनों प्लेट मिला के चार्ज कहीं और तीसरी जगह नहीं जा सकता। इसका मतलब है दोनों का चार्ज मिला के कंजर्व है। तो टोटल सम ऑफ चार्ज इनिशियल लिख दिया, बाद में एक का कॉमन वोल्टेज भी Vc है और दूसरे का कॉमन वोल्टेज भी Vc है, तो बाद का चार्ज और पहले का चार्ज इक्वल कर दीजिए, तो Vc का वैल्यू आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आपको ये कहानी किसी एक स्पेशल कोलिजन की तरह भी लग रही होगी कि सर ऐसा कहानी हमने कोलिजन में भी पढ़ा था कि दो पार्टिकल होते हैं, पहले दोनों के वेलोसिटी अलग होते हैं, फिर बाद में दोनों टकरा के चिपक जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से चलते हैं, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनका मोमेंटम भी ऐड हो जाता है। और ऐसे केस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, दोनों आपस में ही फोर्स लगा रहे होते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। यहां पर भी कोई एक्सटर्नल बैटरी या कोई और एजेंट या कोई और चार्ज देने वाला सब्सटेंस नहीं है, कहीं और से चार्ज नहीं आ सकता ना जा सकता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जगह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे सिचुएशन में जो कॉमन वोल्टेज आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q अपॉन C। कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये याद रहना ही है। या फिर कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला टोटल चार्ज अपॉन 1 प्लस C2, याद रहना ही है। फिर फाइनल चार्ज ऑन 1 इज Q total into C1 upon C1 plus C2. Final charge on C2 is Q total C2 upon 1 plus C2, ऐसे लिख सकते हो। या फिर Q1 equal to 1V कॉमन, Q2 equal to V कॉमन, ये दोनों फाइनल चार्ज है। बाद में कॉमन पोटेंशियल दोनों का Vc हो गया, Vc का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया, वो रख देंगे। या Q टोटल C1 अपॉन C1 प्लस C2, C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब कि हमने C1 C2 के फ्रैक्शन में ही इनको डिवाइड कर लिया है। एनर्जी लॉस अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पता है तो वहां पे एक मैजिकल फॉर्मूला आया था, उसका आंसर भी ऐसे ही बना था, तो आपको ये रिलेट हो जाएगा जो मैं लिख रहा हूं। अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पता है और ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो लास्ट में लिखा हुआ रिजल्ट भी आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। ये एनर्जी लॉस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला था, वहां पर भी हीट जनरेट होती थी और हम बोलते थे हीट जनरेटेड इज हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, जिसमें म्यू रिड्यूस मास होता था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। वहां पे v1 v2 वेलोसिटी होती थी, यहां पे v1 v2 पोटेंशियल डिफरेंस के इनिशियल वैल्यूज है।
टेस्ट सिलेबस में एसएचएम वेव और एक एजे सर ने जो पढ़ाया फ्लूइड एंड आई थिंक हीट वाला पार्ट, मेरे पार्ट में से एसएचएम वेव्स, मेनली वेव्स आएगा। 10 से 11 सवाल वेव के हैं, 3 से 4 सवाल एसएचएम के हैं। 10 से 11 सवाल वेव्स के हैं, 3 से 4 सवाल एसएचएम के हैं, और रिमेनिंग सवाल एजे सर के वाले पोर्शन से आएगा। अब इसके बाद सवाल ही सवाल करने हैं, जो पढ़ाना था वो हो चुका है। एक टर्म और समझ लो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा और ये जो फॉर्मूला लिखा, इसमें रिप्लेस V2 विद -V2 इफ ऑपोजिट polarity opposite polarity plates are connected। मतलब कि अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दे और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे, तो ऐसा कनेक्शन पे आपको V2 को -V2 लिख देना है। तो V2 की जगह -V2 इसमें लिखेंगे और -V2 इसमें लिखेंगे। छोटा जो भी वोल्टेज छोटा उसको ही V2 मान लेना, उसको माइनस लिख देना। तो हमारा कॉमन वोल्टेज हो जाएगा C1V1 -C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, एक फॉर्मूला। और हीट का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 और आगे V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये जो दो फॉर्मूले हैं इसमें V2 की जगह -V2 आ गया, बस इतना डिफरेंस है। चलिए सवाल करते हैं बच्चों। Two identical capacitors have the same capacitance C. One of them is charged to potential V1, other to potential V2. Likely charged plates are then connected. ये likely charged plate कनेक्ट कर दिए, मतलब कि पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो V1 V1 रहेगा और V2 भी V2 ही रहेगा, -V2 नहीं होगा। जरा फॉर्मूला लगा के आंसर बताओ। कौन सा आंसर सही आ रहा है? मेरे ख्याल से सी सही आ जाएगा। हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 तो 1C/2 ही हो जाएगा। तो आ गया 1/4 C1 माइनस V2। एक सेकेंड में आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो जरा। एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल पहले वाले के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दी। जो बड़ा है उसको V1 लो, जो छोटा है उसको V2 लो। तो V2 का वैल्यू -V हो गया यहाँ। तो V1 की जगह 2V है और V2 की जगह है -V। लिखा है सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर। द फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज, फाइनल एनर्जी निकालनी है। तो हम लोग बोलते हैं कि फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ 1V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू V कॉमन स्क्वायर। ये फाइनल एनर्जी है। बट फाइनल एनर्जी निकालने के लिए कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। कॉमन वोल्टेज होता है 1V1
माइनस C2V2 अपॉन 1 प्लस C। तो ये 4CV माइनस CV 3CV हो गया, और 3CV से 3C डिवाइड कर दिया तो कॉमन वोल्टेज का वैल्यू आ गया। इसमें V लिख देंगे, तो हाफ स्क्वायर प्लस हाफ 2C स्क्वायर 3/2 इस क्वेश्चन में मतलब करो जरा, एक एक करके पढ़ते जाओ, देखो एडवांस का सवाल है, ये एडवांस का ही सवाल है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर देयर आर 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C, मतलब C1 का वैल्यू भी C है और C2 का वैल्यू भी C है, नाम अलग अलग है। द स्विच S1 इज प्रेस्ड फर्स्ट टू फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर C1, यानी जब S1 क्लोज किया तो S2 और S3 ओपन है, तो यहां से 2V0 वोल्टेज के बैटरी से ये बस कनेक्टेड दिखेगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, जबकि V0 वाले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी अपना पूरा वोल्टेज इसको देके और इसको चार्ज कर देता है। तो मतलब C1 वाले को चार्ज जो मिलेगा जब S1 क्लोज करोगे तो 2V0 के बराबर का वोल्टेज मिलेगा, और अपर प्लेट पॉजिटिव और लोअर प्लेट नेगेटिव होगा। तो जब पहला स्टेप करें कि स्विच S1 को क्लोज किया तो केवल एक ही कैपेसिटर C1 वाला चार्ज हुआ, और चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 विल बी C इंटू 2V0। अब सवाल में लिखा है देन रिलीज्ड, मतलब अब S1 को वापस ओपन कर दिया, अब S2 को क्लोज करेंगे। तो जब S2 को क्लोज करोगे तो C1 वाले कैपेसिटर पे ऑलरेडी चार्ज 2CV0 है, और C2 वाले कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, जीरो C2 वाले। तो अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसमें दोनों के फाइनल कैपेसिटेंस और चार्ज अलग अलग आएंगे। तो हमने बोला कॉमन वोल्टेज निकाल लेते हैं, इसका चार्ज 2CV0 है, इसका 0 है, तो 2CV0 प्लस 0 अपॉन C1 प्लस C2C, तो कॉमन वोल्टेज आया V0। इसका मतलब है 2CV0 वाला अपना चार्ज CV0 इसको दे देगा और इसके पास भी CV0 बचेगा। यानी कि जब स्टेप 2 करा और S2 को क्लोज किया तब हमने देखा कि दोनों कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज CV0 है और दोनों का अपर प्लेट पॉजिटिव है, दोनों का अपर प्लेट पॉजिटिव है और दोनों पे चार्ज CV0 है। फिर S2 ओपन कर दिया और S3 को प्रेस किया, S2 रिलीज कर दिया और S3 को प्रेस किया। अब जब S2 ओपन कर दोगे तो C1 में चार्ज जाने की कोई जगह नहीं बची, यानी कि अब S3 क्लोज करने से C2 का चार्ज तो चेंज हो सकता है लेकिन C1 का नहीं हो सकता। तो C1 का जो आंसर आ चुका है वो आंसर अब फिक्स है। हालांकि C2 का आंसर जो आया है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि C2 का चार्ज अभी भी इस बैटरी की मदद से बदल सकते हैं। C1 के चार्ज में देयर इज नो चेंज पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज दिस ब्रांच इज नाउ डिस्कनेक्टेड और इट इज ओपन ब्रांच। ओपन ब्रांच से करंट फ्लो या चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन लिखा है चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0, चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1 इज CV0। ये आंसर बी वाला सही है, तो एक आंसर तो बी हो, क्योंकि एडवांस का सवाल है तो मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो नीचे लिखा है डी ऑप्शन में लिखा है कि द चार्ज, सी और डी में देख लेते हैं। तो अब जब कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो इस पे ऊपर प्लेट पॉजिटिव नीचे नेगेटिव था, CV0 था, और फिर इसको एक ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया जिसका ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव है वो इस कैपेसिटर को पॉजिटिव बनाएगा और जो नेगेटिव प्लेट है उस कैपेसिटर को नेगेटिव बनाएगा। तो आपने बोला ये V0 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब है इस पे फाइनल चार्ज तो CV0 ही होना चाहिए, लेकिन इस बैटरी के हिसाब से ही चलेगा।
मैंने ये आपको समझा दिया है कि एक कैपेसिटर में पहले से क्या चार्ज पड़ा है। अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया तो फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने 50 चार्ज डाला और बैटरी केवल 2 चार्ज वाली 2 वोल्ट वाली रख दी, मान लो कैपेसिटर पे चार्ज फाइनली इनिशियली पहले से बहुत ज्यादा था और तुमने बैटरी लगा दी केवल 2 चार्ज भेजने, तो 50 से घट के 2 हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस मैच कराता है। तो पॉजिटिव के सामने वाला कनेक्टेड प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव, और सी वी नॉट चार्ज, वी नॉट का बैटरी तो सी वी नॉट चार्ज। तो हमने कहा कि चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C2 इज 0 गलत हो गया, और ये वाला माइनस सी वी नॉट सही हो गया, क्योंकि जब S3 क्लोज करेंगे तो नीचे वाला प्लेट चार्ज ऑन सी नॉट, बट अपर प्लेट नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड प्लेट नेगेटिव रहेगी। तो 2 ऑप्शन सही हो गए, बी एंड डी। क्या बात समझ गए? इसके आगे कैपेसिटर की कहानी और करनी है हमें। कैपेसिटर में स्लैब लगाने से क्या फर्क पड़ता है वो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।